नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एकेएम की पाठशाला पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चतुर्भुजों को समझना। यानी इस चतुर्भुज को आज हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे। ये है अध्याय 11, ठीक है। और क्लास 8 का, ये क्या क्लास 8 का अध्याय 11 है। इसमें हम लोग चतुर्भुज, बहुभुज और इसके विकर्णों को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझेंगे, ठीक है। जैसे चतुर्भुज को पहले हम लोग बात कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग बहुभुज की बात कर लेते हैं कि आखिर बहुभुज किसको कहेंगे, ठीक है। तो बहुभुज वैसी बंद आकृति, ठीक है, जो सरल रेखाखंडों से बना होता है, उसको हम लोग बहुभुज कहते हैं, ठीक है। क्या बोले? वैसी बंद आकृति जो सरल रेखाखंडों से बना होता है, उसको बहुभुज कहते हैं। अब सरल रेखाखंड जैसे कि हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो भी अभी हम आपको देने वाले हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, ये क्या है? ये एक आपका बहुभुज है, ठीक है। और एक एग्जांपल और देते हैं, ये क्या है? ये भी जो है एक बहुभुज है, ओके। और दे देते हैं, और देख लीजिए आप बहुभुज, ये क्या है? ये भी एक बहुभुज है, ओके। और ये भी एक बहुभुज है। तो ये सब क्या है? ये सब आपका बहुभुज है। यह जो है सरल रेखाखंडों से बना होता है। अब रेखाखंड क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो रेखाखंड जिसकी दो अंत बिंदु होते हैं, उसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए ए, बी, सी और डी, ठीक है। ये चार बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो भुजाएं हैं, इसको हम लोग बोलेंगे रेखाखंड। और यहाँ से यहाँ तक की जो भुजाएं हैं, उसको भी हम लोग रेखाखंड बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक रेखाखंड और यहाँ से यहाँ तक को भी रेखाखंड बोलते हैं। ए बी जो है, ए बी क्या है? ए बी एक रेखाखंड है। क्या है? ए बी एक रेखाखंड है। यहाँ से ए बी एक रेखाखंड है, यहाँ से बी सी एक रेखाखंड है, और यहाँ से सी डी एक रेखाखंड है, यहाँ ए डी सी एक रेखाखंड है। इस तरह से ये क्या है? एक रेखाखंड है जो कि रेखाखंडों से बना होता है। तो बहुभुज आपको समझ में आ गया होगा कि वैसी बंद आकृति जो सरल रेखाखंडों से बना होता है, उसको हम लोग बोलेंगे बहुभुज, ठीक है। ये भी क्या है? ये भी देखिए, ये भी एक रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, ये भी क्या, ये सब क्या है? ये सब जो है आपको रेखाखंड है। तो ये सरल रेखाखंडों से बना होता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं, बहुभुज के अंतर्गत आता है एक त्रिभुज, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये चतुर्भुज, ये बहुभुज के अंतर्गत आता है। तो इसको हम चतुर्भुज किसको कहेंगे, ठीक है। चतुर्भुज हम किसे कहेंगे? तो वैसी बंद आकृति जिसकी चार भुजा हो और चार कोण हो और चार शीर्ष हो, तो उसको हम लोग चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है। जिसकी चार भुजा, चार शीर्ष और चार कोण हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। अब वो चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है। वह चतुर्भुज आयत आयत के रूप में हो सकता है, वह चतुर्भुज वर्ग के रूप में हो सकता है, ठीक है। जैसे क्या है? ये क्या है? एक चतुर्भुज है। अब ये चतुर्भुज क्यों है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। इसलिए क्योंकि देखिए, ये क्या है? एक भुजा है, ये भी एक भुजा है, ये भी एक भुजा है, ये भी एक भुजा है। यानी इसकी चार भुजा है। देखिए, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा, इसकी चार भुजा है। अब हम लोग कोण की हम लोग बात करें, तो कोण है इसमें कितने, ठीक है। तो कोण की हम लोग देख लेते हैं। तो कोण देखिए, कोण चार है। एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, ठीक है। इस तरह से चार कोण है। और शीर्ष कोण होता है, देखिए ये जो है, ये आपका शीर्ष होता है। क्या होता है? ये जो है आपका शीर्ष होता है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये आपको, ये जो रेड वाला दिख रहा है अंदर में, इसको हम लोग कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कोण बोलते हैं। और ये जो है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं भुजा। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग भुजा बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज के कई रूप भी होता है, ठीक है। अगर इसी में अगर हम आपको बता दें कि यहाँ पर अगर हम एक और ले लें चतुर्भुज, जैसे ये भी क्या है? ये भी एक चतुर्भुज ही है। ये क्या है? एक चतुर्भुज ही है ना। जिसको हम लोग आयत के अंतर्गत जानते हैं, इसको हम लोग आयत बोलते हैं, ओके। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो मतलब जिसकी चार भुजा हो, चार कोण हो और चार शीर्ष हो, तो उसको हम लोग चतुर्भुज कहेंगे।
ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं विकर्ण के बारे में। ठीक है, क्या विकर्ण के बारे में देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे विकर्ण, आखिर विकर्ण किसको कहेंगे। ओके, तो ये रहा आपका विकर्ण। ठीक है, ये रहा आपका विकर्ण। अब विकर्ण किसको कहेंगे उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो किसी भी बहुभुज में, समझिएगा, किसी भी बहुभुज में किन्हीं दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंडों को हम लोग बहुभुज कहेंगे। चाहे कोई भी बहुभुज हो, समझिएगा, चाहे कोई भी बहुभुज हो, दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग बोलेंगे विकर्ण बोलेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको पहले हटाते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, पहले एक लाते हैं हम यहाँ पर, बहुभुज लाते हैं। ओके, और इसके बाद हम एक लाइनर लाते हैं जिससे हम यहाँ पर बनाएंगे। तो ये देखिए, ये क्या है, एक, ये अगर ये देखिए दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग बोलते हैं बहुभुज, अरे सॉरी विकर्ण बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, विकर्ण हो गया। ये क्या हो गया, ये भी एक विकर्ण हो गया। ठीक है, बशर्ते ये जो इस कोण से इस कोण तक रहता है ना, ये क्या हो गया, एक विकर्ण हो गया। ओके, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये विकर्ण हो गया, क्योंकि ये इस शीर्ष से इस शीर्ष तक मिलाने वाली जो रेखाखंड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, विकर्ण बोलते हैं। तो इस शीर्ष से इस शीर्ष तक मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग बोलते हैं विकर्ण, चाहे वह किसी भी तरह का आपका बहुभुज हो। चलिए ये बहुभुज लेते हैं, चलिए ये कितना बहुभुज है, तो इसमें देखिएगा कि ये कौन सा बहुभुज है। तो हम इसमें भुजा की संख्या देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये पंचभुज है। क्या है, पंचभुज है। अब ये पंचभुज है, तो इसमें अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम खींचते हैं रेखाएं, तो ये हो गया आपका विकर्ण। इस शीर्ष से इस शीर्ष तक मिलाने वाली रेखा क्या हो गया, विकर्ण। इस शीर्ष से इस शीर्ष तक मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग बोलेंगे विकर्ण। इस शीर्ष से इस शीर्ष तक मिलाने वाले रेखाखंड को हम लोग बोलेंगे विकर्ण। इस शीर्ष से इस शीर्ष तक मिलाने वाले रेखाखंड को हम लोग बोलेंगे विकर्ण। यानी दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, मतलब दो शीर्ष को जब कोई भी रेखाखंड मिलाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे विकर्ण बोलेंगे। ओके, तो आई होप इस चीज को आप बढ़िया से समझ गए होंगे। ओके, तो आपको शीर्ष समझ में आ गया हो, विकर्ण समझ में आ गया। ठीक है, कि विकर्ण किसको कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर किसी भी बहुभुजों में विकर्णों की संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि ये, तो मान लीजिए कि चतुर्भुज था, तो एक विकर्ण दो विकर्ण फट से काउंटिंग कर देंगे। ठीक, और अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज में विकर्णों की संख्या, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज भी एक बहुभुज का ही रूप है। ठीक है, तो इसमें विकर्णों की संख्या कितना होगा, तो उसके लिए एक सूत्र की हम लोग प्राप्त करेंगे, एक सूत्र के बारे में जानेंगे कि आखिर सूत्र के माध्यम से हम कैसे भी किसी भी बहुभुज के विकर्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका एक सूत्र होता है, चलिए, अगर विकर्णों की संख्या अगर ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र क्या होता है, n इंटू n माइनस 3 बटा में 2। जब ये सूत्र आपको याद रहेगा तो निश्चित रूप से आप किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक प्रैक्टिकल के अनुसार समझते हैं, जैसे हम लेते हैं एक चतुर्भुज लेते हैं। ठीक है, एक क्या लेते हैं, एक चलिए चतुर्भुज लेते हैं, यानी आयत ले लिए। ठीक है, यहां से हम एक आयत ले लिए। ठीक, जब आयत ले लिए तो इसमें कितने विकर्ण होंगे इसको पहले हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सूत्र आपको याद रखना होगा, n इंटू n माइनस 3 बटा में 2। अभी अगर हम छोटा, तो इसमें विकर्ण खींचना हमको आसान होगा, तो आराम से इसको हम खींच सकते हैं विकर्ण। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक खींच दिए, एक विकर्ण दो विकर्ण। ठीक है, यानी इसमें भुजाओं की संख्या कम था, इसलिए
हम विकर्ण काउंट कर सकते हैं, 1 2 विकर्ण काउंट कर सकते हैं। लेकिन इसी को जब हम सूत्र के अनुसार प्राप्त करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, सूत्र के अकॉर्डिंग कैसे प्राप्त करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसके लिए हम यहाँ पर जो n यहाँ पर पहले समझिए कि n है क्या। n जो है आपको भुजाओं की संख्या, किसी भी बहुभुज की भुजाओं की संख्या। यदि कोई बहुभुज में 3 भुजा है तो उसको त्रिभुज कहेंगे, 4 भुजा है चतुर्भुज कहेंगे, 5 भुजा है तो पंचभुज कहेंगे, 6 भुजा है तो षष्ठभुज कहेंगे, 7 भुजा है तो सप्तभुज, 8 भुजा है तो अष्टभुज, 9 भुजा है तो नवभुज। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। यानी अगर मान लिया जाए, इसको फट हटाते हैं, इसको आप उतार लेंगे कॉपी में, ठीक है। देखिए, मान लिया जाए कि अगर किसी भी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है तो यानी n का मान वहां हो जाएगा 10, ठीक है। अगर 9 है तो n का मान हो जाएगा 9, अगर 5 है तो n का मान हो जाएगा 5। यानी कि ये क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो यहाँ पर ये भुजाओं की संख्या बताता है n, ठीक है। तो n इक्वल टू फॉर्मूला अभी बताए थे विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए, n इंटू n माइनस 3 बटा में 2, ठीक है। तो यहाँ पर n पता चल गया कि ये भुजाओं की संख्या है। इस प्रकार से हम एक को ज्ञात करके देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक हम लेते हैं चतुर्भुज लेते हैं, ठीक है। चलिए चतुर्भुज ले लिए, ये चतुर्भुज यानी n इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, क्योंकि चतुर्भुज है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। अब हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है, वैल्यू रखेंगे n के जगह पर 4, यानी 4 माइनस 4 माइनस 3, 4 इंटू 4 माइनस 3 बटा हो जाएगा 2। इस तरह से 4 होगा। जब ये कोष्टक हटता है, कोष्टक हटेगा तो यहाँ पर गुना आता है, और जब इसको घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा 1, यानी भागा देंगे 2 से, 2 से भागा कटेगा ये 2 बार में, यानी n का मान हो जाता है मेरा 2। सॉरी, जो विकर्ण की जो संख्या आ जाता है वो 2 आता है, ठीक है, n नहीं, विकर्ण की जो संख्या आता है 2। ऐसे भी अगर इसको आप खींचते हैं 1 तो ये आता है 2 आता है, 2 गो आता है, ठीक है। यानी इसके माध्यम से आप अगर मान लीजिए कि किसी 10 नवभुज है, ठीक है, मान लिया जाए कि हम नवभुज का हम विकर्णों की संख्या निकालना चाहेंगे, ठीक। तो नवभुज के विकर्णों की संख्या हम कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं, ठीक है। नवभुज की विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए। तो पहले हम नवभुज, तो नवभुज कहेगा तो n इक्वल टू मानेंगे कितना, n इक्वल टू मानना है 9, ठीक है। और जहां जहां n है 9 हो जाएगा, इंटू n की जगह पर 9 माइनस 3, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से होगा। ये देखिए n है, n की जगह पर 9, n की जगह पर 9, माइनस जगह पर माइनस, और यहाँ पर 3 की जगह पर 3 हो गया। इस तरह से इसको हम करेंगे, बटा में 2 का 2 ही रहेगा। इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाएगा 9 गुना 6 बटा में 2, क्योंकि ये जो कोष्टक हटता है, ये जो कोष्टक हटेगा तो यहाँ आता है 9, तो 2 तिया 6, यानी 9 तिया कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 इज द राइट आंसर। यानी नवभुज में विकर्णों की संख्या कितना होगा, 27 को होगा, 27 को विकर्ण होगा। अगर आपके पास अगर नवभुज इस तरह से आ जाए, ये अगर इस तरह से नवभुज आ जाए तो आप इसमें विकर्ण की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं, और करिएगा भी तो बहुत उसमें समय लग सकता है। तो ये आपका कौन सा भुजा है देख लेते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये सप्तभुज है, ठीक है। तो यदि इसमें आप चाहेंगे कि अगर विकर्णों की संख्या निकालने के लिए, तो आपको किधर से कितना मिलाना है इसको अनुभव नहीं होगा, और इसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप मिलाइएगा तो बहुत गिजमिजा जाएगा और आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो है, अगर आप सूत्र के माध्यम से इसको बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये विकर्ण की संख्या ज्ञात करने आ जाएगा। ओके,
तो मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से आप हमको सप्तभुज का, ठीक है, सप्तभुज का विकर्ण की संख्या निकाल करके आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। सप्तभुज यानी n=7, इसके विकर्ण की संख्या कितना होगा उसका हमको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको n का मान इसी पर रखना है और आपका आंसर आ जाएगा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।